एवरीवन, इकोनॉफ्रीक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर का सोर्स इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के पहले 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ किस तरह की रही है 2025-26 के लिए, स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है एंड रोड मैप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और खुशी की बात ये है कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इकोनॉमिक सर्वे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विसेज, जब उनको हम प्लस करते हैं और एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनके फाइनल वैल्यू को एक देश या एक स्टेट की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो उत्पन्न होता है, मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ये नेशनल की बात हो तो हम इसको जीडीपी बोलते हैं, स्टेट की बात हो तो हम इसको जीएसडीपी बोलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट होता है जीडीपी को हम दो तरह से मेजर करते हैं। एक मेजर करते हैं करंट प्राइस पे, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और दूसरा करते हैं हम कांस्टेंट प्राइस पे, जिसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। करंट प्राइस में क्या होता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनका करंट में प्राइस कितना है, इन दोनों को गुना करके जो वैल्यू आता है वो होता है जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। और कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है कि हमने कुछ बेस लिया होता है। जैसे अभी जो जीएसडीपी कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है 11-12 के बेस पे, क्योंकि स्टेट ने ये अभी बेस ईयर चेंज नहीं किया है, लेकिन मॉस्पी ने बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेशन का अपडेट कर दिया है। लेकिन इस सर्वे में जो जीडीपी की फिगर है वो 2011-12 से रिलेटेड है। अच्छा, अब हिमाचल की अगर हम बात करें तो 25-26 के लिए हिमाचल प्रदेश का जीएसडीपी 2,53,886 करोड़ अनुमानित है। इट मीन्स 2.54 लाख करोड़, अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें। और अगर हम इसको कांस्टेंट में देखें तो कांस्टेंट में ये जीडीपी कितना है? कांस्टेंट में ये जीडीपी है 1,56,681 करोड़। देखिए करंट और कांस्टेंट में कितना डिफरेंस है। ये किस डिफरेंस की वजह से है? इन्फ्लेशन गैप की वजह से। अगर हम गैप निकालें तो इसमें 1.8% इन्फ्लेशन गैप आता है, किस में? ग्रोथ रेट में। ओके, अगर हम करंट प्राइस पे जीएसडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें तो 10.1 की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, और रियल ग्रोथ 8.3% है हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी की। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। अब पीसीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ये हमारा जीएसडीपी है इसको हम बनाते हैं एनएसडीपी। ये कैसे बनता है? जब जीएसडीपी से माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन तो हमारा एनएसडीपी बनता है। फिर इस एनएसडीपी को जब मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो ये होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। अब आप पूछेंगे कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, किसी भी
गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मशीनरी लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी सर्विसेज में हैं तो कंप्यूटर का आप यूज़ करेंगे, ओके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, तो उसमें जो मेंटेनेंस होती है उसको हम बोलते हैं, या फिर टूट फूट जो होती है उसका जो खर्चा होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो आईटी सर्विस से आपने कुछ जनरेट किया और उसके इनपुट के लिए आपने कुछ पैसा लगाया, जब हम उन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो एनएसडीपी आ जाएगा। जैसे इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, हर एक सेक्टर में कुछ डेप्रिसिएशन होता है, जब उसके जीवीए से एनवीए माइनस किया जाता, जीवीए से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, तब हमारे पास आता है क्या, एनएसडीपी। जब जीएसबीए से एन डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है तो हमारे पास आता है एनएसवीए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जीएसडीपी, एक कॉन्सेप्ट होता है जीएसबीए। जीएसबीए होता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन और उसका प्राइस जो है वो होता है हमारा जीएसबीए। सभी सेक्टर का प्लस प्लस करके हम पूरी इकोनॉमी का जीएसबीए निकालते हैं। जब इस जीएसबीए में नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया जाता है तब आता है हमारा जीएसडीपी। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जीएसबीए होता है जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसका वैल्यू। जब इसमें हम जीएसबीए में हम प्लस कर देते हैं नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारा बन जाता है जीएसडीपी। ओके, अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे के अगले चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपकी सारे चैप्टर वीडियो में कवर हो जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, हमने देख लिया कि पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की इस बार कितनी एस्टिमेट की गई है? ये है 2,83,626 रुपये। किस ईयर के लिए? 2025-26 के लिए। क्योंकि ये एस्टिमेटेड होती है ये जीडीपी, इसमें आपने कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे एडवांस एस्टिमेट, सेकंड रिवाइज एस्टिमेट एंड थर्ड रिवाइज एस्टिमेट। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमी के सेक्टर कितने होते हैं। इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फॉरेस्ट्री, माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। इसका मतलब ये हुआ जो चीज़ें हमें डायरेक्ट इन्वायरमेंट से या प्रकृति से मिलती हैं वो हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। इसमें क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर से आउटपुट आया, इसको जब हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें या वैल्यू जनरेट कर सकें, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जिसमें जैसे हो गया कि मिल्क से आपने पनीर बना दिया, मिल्क से आपने कोई बर्फ़ी बना दी, एप्पल से आपने कोई जूस बना दिया, तो ये सारी एक्टिविटी किस में आती है? मैन्युफैक्चरिंग में। रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, वो भी किसका पार्ट है? सेकेंडरी सेक्टर का। और सेकेंडरी सेक्टर में वो पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। एक सेक्टर इसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। अब हमारे पास जो हाइड्रो पावर है, नदियाँ बह रही हैं, उससे हमने क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, तो वो भी क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग हो गई। सेकेंडरी सेक्टर की ये एक्टिविटी है। अब ये जो टर्शरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करने के लिए जो सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, सच एज टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट,
ट्रेड एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे मान लीजिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं या इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी एक्टिविटी हम टर्शरी सेक्टर में कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बोला था कि ये जो एस्टिमेट्स होते हैं उसमें 2-3 ईयर हर साल रिवाइज होते हैं। तो वो रिवाइज क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए अभी मार्च चला है और ये हमने जो एस्टिमेट पब्लिश हुए हैं ये हुए हैं 25-26 के लिए, मतलब मार्च के कंप्लीट 26 के मार्च के कंप्लीट एस्टिमेट पब्लिश हो गए हैं, लेकिन अभी मार्च पूरा आया नहीं है। तो इसीलिए हम आने वाले, जैसे मान लीजिए अगर दिसंबर में ये काम शुरू होता है तो पूरे साल के एस्टिमेट को पूरे साल के एस्टिमेट का आइडिया लगाया जाता है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं एडवांस एस्टिमेट्स। और फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो कुछ साल के इंटरवल के बाद आती है, जैसे 25-26 लगा है तो 25-26 की रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर आएगी, तो इसीलिए ये रिवाइज होते हैं। फिर कुछ एस्टिमेट ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट 1 साल बाद आती है, लेकिन कुछ एस्टिमेट ऐसे होते हैं जिसकी रिपोर्ट 2 साल के बाद आती है, तो वो एस्टिमेट बनते हैं हमारे सेकंड रिवाइज एस्टिमेट। मतलब सबसे पहले जो सबसे रिसेंट ईयर के एस्टिमेट होंगे वो होंगे एडवांस एस्टिमेट, और उसके बाद होंगे फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट, फिर होंगे सेकंड रिवाइज, फिर होते हैं एक्चुअल जिसमें कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप 3 साल का डाटा याद कर रहे हैं वो हर साल अपडेट होगा। आपको जो एक्चुअल डाटा है वो पता ज़रूर होना चाहिए क्योंकि वो चेंज नहीं होता, और ये साल भी आपको पता होने चाहिए। अगर हम मोटा मोटा बात करें कि हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन इस समय क्या है, तो इस साल 25-26 के लिए या फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हिमाचल प्रदेश की रियल जीएसडीपी की ग्रोथ है 8.3%। और ये क्या है? नेशनल एवरेज को, नेशनल इंडिया की जो नेशनल ग्रोथ रेट है वो इंडिया से थोड़ी ज़्यादा है। अब इंडिया की ग्रोथ कितनी है? 7.4%। अब अगर पर कैपिटा की बात हम करें, जैसे हमने पीछे भी देखा था, पर कैपिटा 2,83,626 रुपये थी, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया गया है इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है? 9.8%। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के स्ट्रक्चर की, जैसे हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश के जीएसबीए में वो करता है टर्शरी सेक्टर। कितना? 46.3% इन फाइनेंशियल ईयर 26। और ये एक हिमाचल के लिए कंसर्न की बात है कि पिछले 4 साल में हिमाचल प्रदेश को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस हुआ है वो हुआ है 46,000 करोड़ का, जो कि हिमाचल प्रदेश के जीएसडीपी का 4% है। ये आपके हिंदी में यही बताया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, और क्लाइमेट चेंज से कितना लॉस हुआ है। अब हम फिर से देखते हैं, ये फिगर्स ऐसी हैं जितनी बार आप पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगी, अदरवाइज याद नहीं रहेगी। अगर हिमाचल प्रदेश का रियल जीएसडीपी की हम बात करें तो कितना है? 1,56,681 करोड़। और पर कैपिटा इनकम है, ये है रियल, और ये जो पर कैपिटा इनकम है वो है करंट प्राइस पे 2,83,626। रियल जीएसडीपी की ग्रोथ है 8.3% एज कंपेयर टू नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 10.1%। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किससे आता है? टर्शरी सेक्टर से, फिर सेकेंडरी सेक्टर से, फिर प्राइमरी सेक्टर से। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह कितना कितना कंट्रीब्यूशन है इन सभी सेक्टर्स का।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% से ग्रो कर रही है। ये जो 3.2 दिया गया है ये है प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर 2027। अगर हम नेशनल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की तो ये है 7.4। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि रियल ग्रोथ रेट 8.3 है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल इकोनॉमिक सिनारियो क्या है। ओके, ये देखिए बहुत सारी इकोनॉमी की आपको ग्रोथ एक साथ दी गई है। ये सारी प्रोजेक्शन है किसकी, IMF की। ओके, देखिए ग्लोबल आउटपुट किससे एक्सपेंड कर रहा है, 3.3% से इन फाइनेंशियल ईयर 2026, और 3.2 थोड़ा सा हमने लो किया है ग्लोबल आउटपुट का प्रोजेक्शन 2027 के लिए। देखिए वेरियस इकोनॉमी, इंडिया की 7.3 इन 2025, 2026 के लिए ये 6.4 है और 27 के लिए भी 6.4 है। इंडिया देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। चाइना की ग्रोथ देखिए 5.5, 4.5 और 4.4, मतलब इंडिया की ग्रोथ रेट चाइना से ज़्यादा है। यूएसए की 2.1, 2.4 एंड 2.0। यूके, जापान, कनाडा, रशिया। देखिए यहाँ पे रशिया है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं पोजीशन पे। लेकिन आगे वाली हम स्लाइड में देखेंगे, अगर हम पिछली 25 साल में एवरेज ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रो किसने किया है। जैसे हम कहते हैं कि चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसका प्रूफ मिलता है कि पिछले 25 सालों में चाइना की ग्रोथ सबसे ज़्यादा रही है। कितनी, 8.0%। इंडिया की 6.4%। और रशिया जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था 7वीं पोजीशन में था, यहाँ पे 3री पोजीशन पे है। उसके बाद है यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको रैंक करने के लिए दिया जा सकता है कि पिछले 25 सालों में कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। जनरली हम करेंगे इंडिया, क्योंकि आजकल इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन 25 साल में सबसे ज़्यादा चाइना ने ग्रो किया है, फिर इंडिया, फिर रशिया, यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। आप पहले 4 याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेशनल लेवल पे हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है। अब एक इंडेक्स होता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है कि जितनी भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, उन सारे आउटपुट का ये एक इंडेक्स होता है। अब जब हम फॉर एग्जांपल हमें GDP एस्टिमेट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन हम मिड ईयर में हैं, तो हम ये सारे इंडेक्स देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो GDP है वो साल में एक बार पब्लिश होता है और जो आपका IIP है ये हर महीने पब्लिश होता है। तो हमें पता लग जाता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी किस तरह से देश में चल रही है। अगर हम बात करें माइनिंग की, तो जो 25-26 में माइनिंग में IIP की ग्रोथ -0.9 है। मैन्युफैक्चरिंग की पिछले साल से थोड़ी बड़ी है, 24-25 में ये 4.1 थी, जो कि 25-26 में 4.4 होगी। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई है कैपिटल्स गुड में। कितनी हुई है, 7.3। अब
दो इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे और हैं। ये क्या है? CPI एंड WPI। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। दुकानदार जब बड़े दुकानदार से या होल सेल पे बल्क में सामान लेते हैं तो उस समय जो इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं WPI। जब फाइनल कंज्यूमर जैसे मैं और आप, जब हम दुकान से सामान लेते हैं उस समय जो हमें सामान जिस रेट में मिलता है उसको बोलते हैं CPI। ठीक है। अब CPI भी एक जनरल इंडेक्स होता है, एक फूड इंडेक्स होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का होता है। तो आप इसमें देखेंगे सबसे जो कम ग्रोथ इन्फ्लेशन में हुई है वो हुई है, इवन माइनस में है, -4.0 किसमें? WPI फूड में, मतलब फूड आइटम होल सेल प्राइस पे सस्ती हुई है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। एंड CPI जनरल थोड़ा सा बढ़ा है 2.1% और WPI मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा सा बढ़ा है 1.8%। RBI का ये मानना है कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन है वो होनी चाहिए ±2, मतलब 2 से 6% के बीच, ±4%। 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और प्लस करेंगे तो 6 आएगा। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन इस रेंज के बीच में है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो हमारी इन्फ्लेशन हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 1.8 समथिंग इस तरह से आ रही है। तो इसीलिए RBI क्या है, जो रेपो रेट है वो घटा रहा है ताकि थोड़ा जो लोगों के पास जो पैसा है वो ज़्यादा चला जाए। अब अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किस तरह से है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का। इनर सर्कल 25-26 को दिखा 24-25 को दिखा रहा है और आउटर सर्कल 25-26 को दिखा रहा है। मैं फिर कह देती हूँ, इनर सर्कल यहाँ पे 24-25 को दिखा रहा है, आउटर सर्कल इनर सर्कल 24-25 को दिखा रहा है, आउटर सर्कल 25-26 को दिखा रहा है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 24-25 में था 19.7% और 25-26 में ये थोड़ा सा कम हुआ है 18.4%। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 25% और जो टर्शरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 24-25 में था 54.9% और 25-26 में हो गया है 56.4%। तो थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का वो बढ़ा है और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सेम है और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा घटा है। मतलब जो लोग जो GSBA हमारा 24-25 में प्राइमरी सेक्टर से आता था वो शिफ्ट हो गया टर्शरी सेक्टर को। ओके, अब प्राइमरी सेक्टर की अगर हम ग्रोथ की बात करें, पिछली स्लाइड में हमने कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 23-24 में प्राइमरी सेक्टर ऑल इंडिया पे 2.7 से ग्रो कर रहा था, जो कि 25-26 में भी सेम ही है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 23-24 में सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी 11.4, जो कि 25-26 में 6.6% है। और सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर 9.0% से ग्रो कर रहा था, जो कि टर्शरी सेक्टर 25-26 में 9.1% की ग्रोथ है। और ऑल इंडिया की ग्रोथ कितनी है? 7.4% GDP की। अब इन सेक्टर के भी आगे सब सेक्टर होते हैं। ये जस्ट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर हम 25-26 को देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में रही है। ये लास्ट के 2 सेक्टर हैं, पब्लिक एड और फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट। ये सेक्टर है जिनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में रही है 25-26 में। और माइनिंग एंड क्वेरिंग माइनस में है। देखिए हमने एक इंडेक्स पीछे देखा था
IIP माइनिंग का, उसमें भी ग्रोथ नेगेटिव है और यहाँ पे भी ग्रोथ नेगेटिव है। और एग्रीकल्चर में कैसी ग्रोथ है? 3.1%, मैन्युफैक्चरिंग में 7.0%। ये सारी ग्रोथ आपको याद होनी चाहिए। इसका ज़रूरी नहीं है कि इतना बाइफरकेटेड आपसे पूछे, लेकिन ये जनरल आइडिया के लिए है कि हमारी ग्रोथ किन किन सेक्टर से बन के सेक्टर से इकट्ठा होके बनती है। अब हम आएंगे हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश का GSDP अगर हम 1970-71 से देखें तो 1970-71 में हिमाचल प्रदेश का GSDP था 223 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 2,30,587 करोड़ इन 24-25। अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो 1970-71 में हिमाचल की पर कैपिटा थी 651 रुपये, और जो कि 24-25 में बढ़कर हो गई 2,58,196। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पीछे बोला था 2,83,626 है और यहाँ मैं बोल रही हूँ 2,58,196 है। तो देखिए ये ईयर डिफरेंट है, ये ईयर डिफरेंट है। वो बात थी 25-26 की, यहाँ पे जो बात की जा रही है 24-25 की। ठीक है। अगर हम हिमाचल के कंट्रीब्यूशन की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1970-71 से किस तरह से चेंज हुआ है। 1970-71 में हिमाचल प्रदेश का GVA का 58.6% किससे आता था? प्राइमरी सेक्टर से, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से 16.6% आता था, और टर्शरी से 24.8% आता था। अगर अब इस डाटा को हम देखें कब 24-25 में, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 24-25 में 13.7%, और सेकेंडरी का है 40.1%, और टर्शरी का है कितना? 46.2%। इसको आप इंडिया से भी कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, हिमाचल में कितना है, किस तरह से हिमाचल की इकोनॉमी नेशनल इकोनॉमी से डिफरेंट है। अब अगर हम हिमाचल की और इंडिया की ग्रोथ को कंपेयर करें, ये देखिए ये समय था कोविड-19 का, तो हिमाचल की ग्रोथ ज़्यादा गिरी थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कि थी -5.8, इंडिया की -4.4। अब इंडिया की तेज़ी से बढ़ रही है और हिमाचल की थोड़ा जो वृद्धि दर है वो नेशनल लेवल से थोड़ी कम है, लेकिन 25-26 में हिमाचल की नेशनल से ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाई गई है या एस्टिमेट की गई है। हमारा GSDP कितना है? 2.54 लाख करोड़। अब ये स्लाइड बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें हिमाचल प्रदेश का GSDP करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस पे, नेशनल की पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है। देखिए ये डायग्राम बता रहा है आपको हिमाचल प्रदेश का GSDP एट कांस्टेंट प्राइस। 25-26 के लिए 2,53,886 करोड़ है, उससे पहले 2,30,587 करोड़ था, उससे पहले 2,09,387 करोड़ था, 19-20 में ये 1,59,164 करोड़ है। ग्रोथ रेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेंट 4 ईयर की ग्रोथ तो आपको पता ही होनी चाहिए। अब हम पर कैपिटा इनकम की भी यहाँ पे बात करेंगे, नेशनल की भी और इंडिया की भी, नेशनल की भी और स्टेट की भी। हिमाचल की पर कैपिटा इनकम 2,83,626 25-26 के लिए एस्टिमेट की गई है। उसी पर कैपिटा इनकम को जब हम नेशनल पे देखते हैं तो है 2,19,575, और इसकी ग्रोथ कितनी है पर कैपिटा इनकम की? 9.8 है हिमाचल की और 6.9 है किसकी? इंडिया की। और इस स्लाइड का आपका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि ये आपको याद हो जाए। अब अगर हम CAGR की बात करें, एक होता है ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर, जो कि पर कैपिटा की ग्रोथ रेट हमारी है हिमाचल की 9.8%, लेकिन अगर हम CAGR की बात करें तो ये है 8.7%। अब ग्रोथ रेट और CAGR में क्यों इतना डिफरेंस है? ग्रोथ रेट होता है एक साल के अंदर जो हम
वृद्धि दर निकालते हैं। CAGR होता है कि बहुत साल की ग्रोथ लेकर जो टाइम पीरियड है उसको कंसीडर करके ग्रोथ रेट निकाली जाती है। तो CAGR हिमाचल प्रदेश की अगर पिछले 14 साल की बात करें तो कितनी है, 8.7%। फाइनेंशियल ईयर 11-12 में, फाइनेंशियल ईयर 2012 में हिमाचल की पर कैपिटा इनकम थी 87,721 रुपये, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2,83,626 हो गई। और यही अगर हम नेशनल की इंडिया की पर कैपिटा इनकम यहाँ पे है 2,19,575 रुपये। अब देखिए, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत चेंज हुआ है। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। जब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता है और सेकेंडरी का बढ़ता है, टर्शरी का बढ़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट। अगर हम सर्विस और इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के GSDP में 86.3% टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और हिमाचल प्राइमरी सेक्टर कितना बच जाता है, सिर्फ 14%। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का GVA दिया है कांस्टेंट प्राइस पे, और उसकी ग्रोथ रेट दी है। प्राइमरी सेक्टर का GVA ग्रो कर रहा है 8.4% से, टर्शरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर का 7.7% से, और टर्शरी सेक्टर का 8.6% से। प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर दोनों 8% के करीब है और सेकेंडरी 7.7% के करीब है। इसमें आपको सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा पिछले कुछ सालों का। 18-19 में हिमाचल प्रदेश का प्राइमरी सेक्टर से 13.1% आता था, टर्शरी सेक्टर से 42.0% और सेकेंडरी सेक्टर से 44.9%। अब अगर हम 25-26 की बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का थोड़ा सा बढ़ गया है, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 44 से 39.4% रह गया है, और टर्शरी सेक्टर 42 से 46.3% हो गया है। तो ये डाटा आपको याद होना ही चाहिए। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, और GVA में इनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से है। ओके, अब ये जो फिगर्स हैं, जो पिछली स्लाइड हमने देखी थी वो थी कांस्टेंट प्राइस पे, ये जो फिगर है वो है करंट प्राइस पे। देखिए GSBA, मैंने बताया था GSBA में जब हम प्लस करते हैं नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स तो GSDP बन जाता है एट मार्केट प्राइस। अब GSDP एट मार्केट प्राइस 25-26 के लिए है 2,53,886 करोड़, 24-25 के लिए है 2,30,587 करोड़, और 23-24 के लिए है 2,09,385 करोड़, और 22-23 के लिए है 1,91,567 करोड़। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का 1,09,341, सेकेंडरी सेक्टर का 92,953 करोड़, और प्राइमरी सेक्टर का 33,843 करोड़। ओके, यहाँ पे देखिए SR, FR एंड AE दिया गया है, मतलब ये 3 साल जो हैं वो अगली साल अपडेट होंगे, लेकिन जो ये 22-23 है ये फिक्स हो गया है, ये डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप 22-23 याद कर सकते हैं, इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। हमने पिछले कुछ स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है GSBA में वो है 14% के करीब, लेकिन हमारा जो दुर्भाग्य ये है कि ये 14%, इस 14% को देश की प्रदेश की 54% पॉपुलेशन प्रोड्यूस करती है, और ये जो 86% ऑफ GSB है इसमें कंबाइंड वर्कफोर्स लगी है 46%। इट मीन्स हमारा जो वर्क फोर्स का 54% है वो सिर्फ 13.7% कंट्रीब्यूट करता है, और 46% वर्क फोर्स कंट्रीब्यूट करता है
86.3%। ये जो मैसिव वर्क फोर्स डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर दिखाता है, जिसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, और जो डिसगाइज्ड छिपी बेरोजगारी होती है उसकी सिचुएशन को भी दिखाता है। अब छिपी बेरोजगारी क्या होती है कि जितने लोगों की काम करने की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग जब काम करने लगे हैं तो कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, तो उसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। इसमें क्या है, इतनी सारी पॉपुलेशन इतना कम कंट्रीब्यूट कर रही है, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा रूरल एरिया में रहती है तो इससे रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी दिखाती है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के चैलेंजेस क्या है। कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव ये सेक्टर है, हाई इकोनॉमिक आउटपुट है और लिमिटेड जॉब एब्जॉर्प्शन है। इट मीन्स कि कम लोगों को इन सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में रोज़गार मिला है। ये डाटा है PLFS का, उसमें बताते हैं कि GVA में कितना कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश का किस सेक्टर में, और उसका ही अगर हम शेयर देखें एम्प्लॉयमेंट में तो कितना है। अगर GSBA 24-25 की बात करें तो GSBA का शेयर है 13.616%। ये कंट्रीब्यूट किया जाता है 53.9% के लोगों के द्वारा, वर्कफोर्स के द्वारा। और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है 26.08, और मैन्युफैक्चरिंग में कितनी पॉपुलेशन लगी है हिमाचल प्रदेश की, 8.6। इस तरह से आप सभी को देख सकते हैं। देखिए टर्शरी सेक्टर 46.15 जो कि 24.01 लोगों के द्वारा या वर्कफोर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो 20%, लगभग 20% है कंट्रीब्यूशन किसका, प्राइमरी सेक्टर का। और एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन लगी है, कितनी वर्कफोर्स लगी है, 46.31%। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 25.33% और 23.96% सेकेंडरी सेक्टर में वर्कफोर्स काम कर रही है। टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 54.93, जिसको कंट्रीब्यूट किया जा रहा है 29.73% पॉपुलेशन के द्वारा। अब प्राइमरी सेक्टर में हमने जैसे पीछे भी डिस्कस किया, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 8.3%, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी है, क्रॉप सेक्टर की 11.9%। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है, और हॉर्टिकल्चर में भी एप्पल जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स 76% ऑफ हॉर्टिकल्चर GVA किससे आता है, हमारे एप्पल से। और ये जो एप्पल है ये 50% टोटल फ्रूट एरिया को कंट्रीब्यूट करता है। अब लाइव स्टॉक है, अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर के GSP की बात करें तो लाइव स्टॉक 17.4% है। इसी तरह से कुछ चैलेंजेस है प्राइमरी सेक्टर के, जैसे एक्सट्रीम कंसंट्रेशन रिस्क, कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल सबसे ज़्यादा होता है, तो मान लीजिए क्लाइमेट में कुछ या वेदर पैटर्न में कुछ चेंज हो गया तो ये प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ सीधे नीचे आ जाती है, और बारिश पे ही डिपेंडेंट है ये, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में चैलेंज, ये मुख्य चैलेंज है। अब अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये कंप्राइज करता है 39.4% ऑफ GSBA, और 25-26 में इसकी ग्रोथ कितनी है, 7.7% ऑफ GSBA। इसमें मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है 5.7%, कंस्ट्रक्शन की है 12.6%, फिर यूटिलिटी इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, इसकी ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ दी नहीं है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है 6.2%। तो ये सारा आपको डाटा याद करना होगा। अब टर्शरी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, और इसमें आपको इस बार टूरिस्ट का डाटा दिया गया है। टूरिस्ट 2021-22 में था 32 लाख 32.1 लाख, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़कर हो गया 3.11
करोड़, मतलब 3,11,00,000। तो ये डाटा काफ़ी अलग है, इसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में चैलेंजेस क्या है? 2 तरह के चैलेंजेस हैं। पहला तो जो क्लाइमेट चेंज या जो फ्लड्स वगैरह हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उससे 46,000 करोड़ का लॉस हुआ है हिमाचल प्रदेश को, जो कि जीएसडीपी का 4% है। और दूसरी बात, आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी 16 फाइनेंस कमीशन में कम हो गई है। अब हम ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक तो हम समर्पित बुनियादी ढांचा कोष बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक हमारे पास फंड रेडी रहेगा अगर इस तरह के कोई भी हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि स्वचालित प्रारंभिक चेतावनी, जिससे कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। जिला स्तरीय बाढ़ लचीलापन योजनाएं, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक ढलान स्थिरीकरण। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं, कुछ सुधार है जिससे कि हम नुकसान होने से बचा सकते हैं। दूसरा है कि डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं हम, किसका? ह्यूमन कैपिटल का। जैसे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एप्पल का कंट्रीब्यूशन है, तो हम सिट्रस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं। कीवी कल्टीवेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए कम सेंसिटिव है। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे वॉलनट्स वगैरह, तो इसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो वोलाटाइल नेचर है उसको कम किया जा सकता है। और हम आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं। मॉडर्न हॉस्पिटलिटी एंड इको टूरिज्म, लॉजिस्टिक एंड फूड प्रोसेसिंग, ये सारे कुछ स्कोप है जिस पे हिमाचल प्रदेश काम कर सकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंट्रीब्यूट करता है, तो लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि ये कंपनियां साउथ में शिफ्ट हो रही हैं, तो इन कंपनियों के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर हब बना रहे। आईटी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम है, तो इस सेक्टर में हिमाचल प्रदेश काम कर सकता है। ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से हम मॉडर्न जो टेक्निक है उनकी तरफ जा सकते हैं। और एप्पल मोनोलॉग कल्चर, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा प्रभावित है, तो हम ऐसी क्रॉप लगाने में फोकस कर सकते हैं जो कम क्लाइमेट सेंसिटिव हो। इससे होगा क्या, हाई मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और रूरल प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट होगा। और इसे हम क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के पहले 2 चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर, जो कि स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक आप बने हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के होम पेज में दिया हुआ है। आप वहाँ से उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।